नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत कुमार। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। तो राहुल और ममता का नया ऐलान, अखिलेश भी तैयार हैं। गर्दा उड़ाते मोदी के खिलाफ इंडी ने क्या नया प्लान बना लिया है। भागते बांग्लादेशी आफत में बीएलओ, भयंकर गुस्से में ममता बनर्जी ने मोदी के मिशन क्लीन को क्या धमकी दे डाली है, यह भी बताएंगे। और मुसलमानों के वोट छीनकर इंडी को रुलाने वाले ओवैसी ने अब कहां नया खेल शुरू कर दिया है कि खलबली मच गई है, यह भी पाठशाला का हिस्सा हो। पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी कर चुके मोदी के दमदार देसी लड़ाकू विमान के साथ क्या बहुत बड़ी साजिश हो गई है। जहां चीन और पाकिस्तान थे, वहां पर भारत के पावरफुल तेजस के साथ क्या हुआ कि 2 सेकंड में ही वो क्रैश हो गया। करतब दिखाते दिखाते क्रैश और देखते ही देखते आग का गोला बन गए तेजस की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आटा चक्की में पीस कर बम बनाते आतंकी डॉक्टर, दिल्ली ब्लास्ट का सबसे खौफनाक खुलासा जिसने सबको हिला दिया है। और कहां से मिल गई है बम बनाने वाली मशीन, देश को दहलाने वाली आतंकी साजिश के खुले नए वो राज जिनसे की एजेंसियां भी एक बारगी चौंक गई है, वो भी पाठशाला में आपको बताएंगे। एवरेस्ट पर स्कीइंग, ग्लेशियर में बोटिंग और स्पेस से जंप, रोंगटे खड़े कर देने वाली वो तस्वीरें जिन्होंने इतिहास रच दिया है। और पाठशाला के आखिर में सोचा है कभी सेगमेंट में आपको बताएंगे कि गर्ल्स के लिए पिंक और बॉयज के लिए ब्लू कलर ही क्यों चुने जाते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए आज दिन भर का रिवीजन। तो बिहार मंत्रिमंडल के बंटवारे में बड़ा उलटफेर हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया है, जबकि इससे पहले गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास ही रहता था। लेकिन इस बार गृह विभाग की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिली। कोयला घोटाला मामले में आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने दोनों राज्यों में करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान भारी मात्रा में गोल्ड और कैश भी जब्त किया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में आखिर दिन भारत ने 9 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आखिरी दिन भारतीय महिलाओं का जलवा रहा। कुल 9 गोल्ड में से 7 महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में उस वक्त हंगामा मच गया जब मस्जिद की जमीन की खुदाई में मूर्तियां निकलनी शुरू हो गई। मूर्तियां निकलते ही हिंदू संगठन वहां पहुंच गए और चबूतरा बनाकर मूर्तियों को स्थापित कर दिया। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया है और मूर्तियों की जांच का काम शुरू कर दिया है। यूपी के बाराबंकी में शादी के बाद दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया है। विदाई से पहले जब दुल्हन फरार हो गई तो बारात को वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि दूल्हा 3 बीघा जमीन गिरवी रखकर बारात लेकर आया था और दूल्हे पक्ष ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में आज सुबह अचानक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.5 बताई जा रही थी और जिसका केंद्र टुंगी में था। भूकंप के चलते ढाका में इमारतें ढह गई हैं, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के झटके कोलकाता तक महसूस किए गए। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास। राहुल और ममता का नया ऐलान, अखिलेश भी तैयार। गर्दा उड़ाते मोदी के खिलाफ इंडी ने क्या प्लान बना दिया और भागते बांग्लादेशी आफत में बीएलओ, भयंकर गुस्से में ममता बनर्जी ने मोदी के मिशन क्लीन को क्या धमकी दे डाली है। और मुसलमानों के वोट छीनकर इंडी को रुलाने वाले ओवैसी ने अब कहां नया खेला शुरू कर दिया है कि खलबली मची हुई। तो जब से नरेंद्र मोदी ने बिहार में गर्दा उड़ाया है, तब से इंडी गठबंधन में राहुल गांधी, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सब के सब हड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तो अब रुकने वाले हैं ही नहीं। इंडी गठबंधन ने मोदी के खिलाफ पिछले 6 महीने में पूरी ताकत लगा डाली, सारा माहौल बना लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में ऐसा धमाका किया कि इंडी गठबंधन की धज्जियां उड़ने लगी। बिहार में सरकार को सेट करने के बाद पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर विदेश निकल गए। इधर पीएम मोदी देश से विदेश के दौरे पर निकले और उधर इंडी गठबंधन पीएम मोदी को रोकने के लिए नए नए प्लान बनाने में जुट गया। राहुल गांधी पूरी ताकत से नई सियासी लड़ाई की तैयारी में लग गए हैं और पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने 5 करोड़ वाला कौन सा प्लान बनाया है वो मैं आपको बताऊंगा।
साथ ही यूपी में अखिलेश यादव ने कौन सा नया आरोप लगाकर बीजेपी को फंसाया है उसके बारे में भी बताऊंगा। इधर कई दिनों से चुप्पी के बाद ममता बनर्जी भी फुल फॉर्म में क्यों आ गई हैं और पीएम मोदी को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने भी क्या बड़ा प्लान बनाया है, यह भी आपको बताऊंगा। वैसे तो बंगाल का चुनाव दूर है, लेकिन राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक के खेमे में अभी से खलबली मची हुई है, क्योंकि बंगाल से वो तस्वीरें आ रही है जिन्होंने विपक्ष के पूरे एजेंडे पर ही एक तरीके से रोड रोलर चला दिया है। बंगाल में जिस तरह से अवैध बांग्लादेशी उल्टे पांव भाग रहे हैं, वो तस्वीरें सबको हैरान कर रही है। जिस एसआईआर को लेकर विपक्ष ने इतना बवाल काटा हुआ है, उस एसआईआर के शुरू होते ही 20-30 साल से भारत में धर्मशाला समझकर रह रहे अवैध बांग्लादेशी उल्टे पांव भाग रहे हैं और इनकी वापसी से इंडी गठबंधन टेंशन में है, क्योंकि एक तो इंडी गठबंधन ने जो एसआईआर को आधार बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोरी का वाला नैरेटिव चलाया था, वो बिहार के बाद बंगाल में भी कमजोर पड़ने लगा है। और दूसरा ये कि घुसपैठियों की वापसी पर बीजेपी ने पूरा माहौल बना दिया है कि एसआईआर का विरोध करने के पीछे असली वजह घुसपैठियों को बचाना था, लेकिन पीएम मोदी एक भी घुसपैठिए को देश में रहने नहीं देंगे। पॉलिटिक्स का खेल तो पूरा नैरेटिव पर चलता है और इस नैरेटिव की लड़ाई में विपक्ष अब पिछड़ रहा है, तो नए नए तरह के अब प्लान बनाए जा रहे हैं। बंगाल को लेकर राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने क्या नया प्लान बनाया है, अमित शाह ने विपक्ष को कौन सी नई चेतावनी दे दी है, ममता बनर्जी ने किसे लेटर लिख दिया है और बंगाल के बॉर्डर से बांग्लादेशियों के भगाने की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस घुसपैठियों पर जो गदर मचाने वाली सियासत है उसकी एक झलक देखिए। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। घोस्ट वोटर अगर नहीं रहेगा तो टीएमसी भी नहीं रहेगा। ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। तो जिस ग्रैंड तरीके से मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार को जीता है, उससे बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि बंगाल ही है कुछ ऐसे गिने चुने राज्यों में से जहां बीजेपी अभी तक सरकार नहीं बना पाई, जहां ममता बनर्जी कई बार बीजेपी को रोक चुकी। ऐसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी इस बार ममता बनर्जी पूरी तरीके से पैनिक मोड में दिखाई दे रही। ममता बनर्जी ने कल ही चुनाव आयोग को एक लेटर लिख दिया और यह कह दिया कि हालात काफी बिगड़ गए हैं, तुरंत एसआईआर को रोकिए। ममता बनर्जी ने एसआईआर को रोकने की क्या दलील दी है और लेटर में क्या क्या लिखा है वो बताऊं, उससे पहले जरा देख लीजिए कि एसआईआर शुरू होने के बाद बंगाल में क्या क्या हो रहा है। तो जो बांग्लादेशी 20-30 साल से बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे थे, वो वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। हर दिन बंगाल के बॉर्डर पर सैकड़ों घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भागने के लिए जमा हो रहे हैं। बीएसएफ के जवान एक एक की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश गार्ड को सौंप रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों के पास तो आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ है। कुछ लोग तो वोट भी डाल चुके हैं, लेकिन चेकिंग में पकड़े जाने के डर से अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित हकीमपुर बॉर्डर जो है, वहां करीब 1600 बांग्लादेशी उस बॉर्डर से वापस लौट चुके। तो आपको पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर से लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए वहां कैसे पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश लौटने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में हमारी मौजूदगी है फिलहाल, और हम पहुंचे हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, कई सालों से रह रहे थे और
और काम भी कर रहे थे। और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहा था, वो अब एसआईआर के डर से किस तरह से अपने देश को वापस जा रहे हैं। और हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं बीएसएफ पोस्ट। पिछले 4 दिनों में हमने देखा है किस तरह से बैच वाइज हर दिन जो है करीब करीब 100 से 150 लोगों को उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके और उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं ये चेक करने के बाद जो है उस तरफ भेजा जा रहा है जहां पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया जा रहा है। तो उत्तर 24 परगना जिले का हकीमपुर बॉर्डर पश्चिम बंगाल का वही बॉर्डर है जहां से बांग्लादेशियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ भारत में होती रही है। बाकी कई बॉर्डर इलाके ऐसे भी हैं जो जहां से 4 नवंबर के बाद बांग्लादेशियों के भागने की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन हकीमपुर बॉर्डर एक तरीके से प्रतीक बन गया है कि कैसे पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरा पड़ा है। ऐसे गंभीर सवालों के बीच ममता बनर्जी एसआईआर पर अलग दलील दे रही हैं। उन्होंने बंगाल में एसआईआर रोकने के लिए दूसरी चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी है और जिसमें उन्होंने क्या लिखा है जरा देखिए। उन्होंने लिखा कि एसआईआर को जिस तरह अधिकारियों और आम लोगों पर थोपा जा रहा है ये न सिर्फ अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी है। जिस काम को करने में 3-3 साल लग जाते हैं उसको 2 महीने में करवाया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इतना धमकाया जा रहा है कि वो रोजमर्रा का अपना काम भी नहीं कर पा रहे। अभी खेती का सीजन होने के कारण किसान मजदूरों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेना मुश्किल है और प्रशिक्षण की कमी, सर्वर की गड़बड़ियां और बार बार डेटा मैच नहीं होने से बीएलओ को लगातार दिक्कतें आ रही हैं। 4 दिसंबर तक सही डेटा अपलोड करना बिल्कुल नामुमकिन है और इससे सही वोटर का नाम सूची से कट सकता है। एसआईआर के तनाव के कारण बीएलओ की मौत हो रही है, उनके सुसाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ ममता बनर्जी ने जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है। इधर ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर को तुरंत ब्रेक लगाओ और ये बहुत खतरनाक है और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए याद दिलाया कि बिहार में भी एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने यही गलती की थी और जनता ने साथ नहीं दिया था। सुनिए एक बार अमित शाह। दुर्भाग्य की बात है कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। तो इस बार पलटवार से स्पष्ट है कि बंगाल में इस वक्त एसआईआर और घुसपैठिए के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी बिल्कुल आमने सामने है। टीएमसी कह रही है कि एसआईआर से बीएलओ प्रेशर में आकर जान दे रहे हैं, एसआईआर को रोको, और वहीं बीजेपी कह रही है कि बीएलओ पर कोई वर्क प्रेशर नहीं है बल्कि टीएमसी का प्रेशर है। टीएमसी का तर्क है कि एसआईआर जल्दबाजी में किया जा रहा है, इसे जेन्युइन वोटर के नाम इससे कट सकते हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि एसआईआर की वजह से घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। सुनिए कि कैसे बीजेपी नेता ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों की वापसी से ममता बनर्जी के आंसू निकल रहे हैं। बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी बंगाल को, बांग्लादेश नहीं हम बनने दे। हर भारतीय को बड़ा गर्व हुआ जब अभी 2 दिन पहले सभी चैनल दिखा रहे थे
हजारों की संख्या में जो घुसपैठिए थे वो वापस अपने देश जा रहे थे, लेकिन एक आंख नम थी, एक आंख ऐसी भी थी जिसमें आंसू थे, एक दिल भर आया भारतीयों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए। और वो व्यक्ति आदरणीय ममता बनर्जी जी थी। उनको लगा ये तो मेरा वोट भाग रहा है। तो बीजेपी और टीएमसी की जंग में एक बड़ा मुद्दा बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर की मौत का भी है, जिसको लेकर टीएमसी का एक कहना है कि बीएलओ पर चुनाव आयोग ने इतना काम लाद दिया है कि वो वर्क प्रेशर में जान दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि बीएलओ टीएमसी माफिया से असल में डरे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि बीएलओ की मौत को लेकर ममता बनर्जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। बीजेपी का आरोप यह भी है कि टीएमसी के गुंडे असल में बीएलओ को धमका रहे हैं। बीएलओ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और उस पर टीएमसी के गुंडे बेवजह दबाव बना रहे हैं। बीएलओ से कहा जा रहा है कि वो चुनाव आयोग के नियमों को न माने। बीजेपी का तर्क है कि बिहार में भी एसआईआर हुआ, वहां तो बीएलओ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं इस पर। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इसको साबोटेज करने का प्रयास कर रहा है, बीएलओ का ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि गलत तरीके से जो लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए वोटर लिस्ट पे, उन लोगों का नाम रखने के लिए प्रेशराइज कर रहा है बीएलओ को, और जिस कारण से बीएलओ दूसरा रास्ता चुन रहा है। इसके लिए किसी को अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। ये जो है घोस्ट वोटर अगर नहीं रहेगा तो टीएमसी भी नहीं रहेगा। तो ममता बनर्जी प्रेशर बना रही हैं, एसआईआर पर सवाल उठा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी मैसेज दे दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाला। चुनाव आयोग ने बंगाल में 7 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है। इन्यूमरेशन फॉर्म को सही तरीके से अपलोड नहीं करने की वजह से ये एक्शन लिया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि ये जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बहुत प्रेशर है बीएलओ पे, इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एवरेज देखा जाए औसत, तो एक बीएलओ को एक महीने में यानी कि 30 दिन में उसको एवरेज 913 वोटर का इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रोज का उसको 30 वोटर का सिर्फ वेरिफिकेशन करना है, यानी कि देखा जाए एक एवरेज तो 8 से 9 घर जाना है उसको। तो भाई अगर आप रोज अगर 8-9 घर जा रहे हैं, 30 वोटर का वेरिफिकेशन आपको करना पड़ रहा है रोज, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये क्यों अपने आप में इतना बड़ा वर्क प्रेशर है कि जिसके लिए कोई सुसाइड कर लेगा? ये सवाल जो ममता बनर्जी उठा रही हैं उसको लेकर चुनाव आयोग का ये स्पष्टीकरण है। और इस बीच ममता बनर्जी की तरह बीजेपी भी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है और बीजेपी ने आरोप यह लगाया है कि ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने के लिए तरह तरह के बाधा खड़ा कर रही हैं। राज्य की मशीनरी उनकी सहयोग नहीं कर रही है। बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करके अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर भी लिखा है और उन्होंने लिखा कि बंगाल में जो नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी है, उन्होंने कहा कि साल 2003 में बंगाल में एसआईआर हुआ था और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी। तो क्या अब ममता बनर्जी अपनी ही जीत पर सवाल उठाएंगी? इसी तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि बंगाल में 13,25,000 संदिग्ध नाम हैं जिनकी लिस्ट वो चुनाव आयोग को सौंप चुके हैं। सुनिए बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर क्या आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेम्यूनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है। खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए। तो बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी हर पैतरा आजमाने को तैयार है, फिर चाहे इसके लिए कितने ही लेटर लिखना हो, कितनी ही रैली क्यों ना करना हो। ममता बनर्जी इस लड़ाई में पीछे हटने के मूड में नहीं है। टीएमसी ने आगे की तैयारी भी कर ली है, पूरी प्लानिंग भी कर ली है। सोमवार को टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी
10,000 पार्टी वर्कर्स को संबोधित करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से एसआईआर पर बात करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना जिले में रैली करेंगी, जहां पर कि सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों के वापस लौटने की खबरें जहां से आ रही है। ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के स्ट्रॉन्ग होल्ड बनगांव में भी रैली करेंगी। वो एसआईआर के मुद्दे पर मतुआ समुदाय को संबोधित करने वाली है। मतुआ समुदाय की बंगाल की पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत है और ये माना जाता है कि बंगाल की करीब 11 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मतुआ समुदाय के लोग निर्णायक होते हैं, उनका वोट बहुत मायने रखता है। एसआईआर सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश के 12 और राज्यों में हो रहा है। इसमें यूपी भी शामिल। यूपी में अखिलेश यादव भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव को एसआईआर की टाइमिंग से दिक्कत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वक्त कम है और इसके लिए और वक्त मिलना चाहिए था। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए जरा। एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। तो अखिलेश यादव भी गजब तर्क दे रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेटिंग करके ऐसे वक्त में एसआईआर को करवाया जब शादियों का सीजन है। तो क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो लोग शादियों में व्यस्त हैं वो विपक्ष के ही वोटर हैं और इसीलिए बीजेपी ये खेला कर रही है? जहां तक टाइम बढ़ाने की बात है तो यही आपत्ति ममता बनर्जी भी जता रही हैं कि जो काम 3 साल में होना चाहिए वो 2 महीने में क्यों हो रहा है। जबकि आप आंकड़े देखिए, चुनाव आयोग 12 राज्यों में 99% वोटर्स को इन्यूमरेशन फॉर्म बांट चुका है। आप सोचिए, 4 नवंबर से फॉर्म बांटे जा रहे हैं और इसे 4 दिसंबर तक बांटा जाना है, लेकिन 4 दिसंबर से करीब 15 दिन पहले ही 99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई टाइम कम है और वक्त से पहले ही चुनाव आयोग 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ फॉर्म बांट चुका है। बंगाल और यूपी दोनों में 99% से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म और यूपी में 15 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं 15 दिन में। लेकिन फिर भी विपक्ष माहौल बना रहा है कि टाइम कम है और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने तो आगे की लड़ाई के लिए मोर्चा खोला हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी एसआईआर और चुनाव आयोग का पीछा छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। 5 करोड़ हस्ताक्षर वाले कागज राष्ट्रपति को भेजने की प्लानिंग है। इधर इंडी गठबंधन एसआईआर में फंसा हुआ है और उधर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में धमाका कर अब बंगाल और यूपी की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। बिहार में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठाते रह गए और ओवैसी बाजी मार गए, ओवैसी इन मुद्दों में फंसे ही नहीं। ओवैसी तो साफ कह रहे हैं कि कब तक विपक्ष एसआईआर और ईवीएम का बहाना बनाता रहेगा। भाई सुनिए ओवैसी ने इंडी गठबंधन को क्या आईना दिखाया है। ममता बनर्जी जो है एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए, मैं क्या बोल सकता हूँ। जो प्रोसेस है उनसे पूछिए, वो बोले। अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले एसआईआर की वजह से। कब तक आप एसआईआर ईवीएम के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है, तो वो जमाना खत्म हो गया। तो वैसे इंडी गठबंधन को समझा रहे हैं कि अब जमाना बदल गया है भाई, जनता पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई है। अब ईवीएम पर एसआईआर पर दोष डालकर काम नहीं चलने वाला। लेकिन इंडी गठबंधन सबक सीखने को तैयार नहीं। इधर इंडी गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ नए नए प्लान बना रहा है और उधर पीएम मोदी अपने काम में जुटे हुए। पीएम मोदी आज 3 दिन के दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंच गए। पीएम मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं। जोहान्सबर्ग में लैंड होते ही उनका जोरदार भव्य स्वागत हुआ। साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स ने उन्हें रेड कारपेट सैल्यूट दिया और इसके बाद एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य के साथ इस अंदाज में उनका स्वागत किया गया। और इसके बाद जब पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां भी मंत्र उच्चारण के साथ उनका स्वागत हुआ
आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी के सामने बच्चे मंत्र पढ़ रहे हैं और पीएम मोदी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि इस G20 लीडर समिट में वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के नेताओं से चर्चा करेंगे और ये पहला मौका है जब G20 समिट अफ्रीका में हो रहा है। साल 2023 में जब भारत में G20 की अध्यक्षता जब की थी भारत ने, उस वक्त अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बना था और पीएम मोदी का साउथ अफ्रीका जाने का जो एक मैसेज है कि ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना, वो अफ्रीका पहुंचकर उन्होंने बताया है, दिखाया है कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज को कैसे बड़े मंचों पर उठा रहे हैं। तो पाठशाला में अगली क्लास जिसमें कि हम आपको ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी कर चुके मोदी के दमदार देसी लड़ाकू विमान के साथ कैसे बड़ी साजिश हो गई। क्या बड़ी साजिश हो गई। जहां चीन और पाकिस्तान मौजूद थे, वहां पर भारत के पावरफुल तेजस के साथ क्या हुआ कि 2 सेकंड में ही वो क्रैश हो गया। करतब दिखाते दिखाते क्रैश हुआ तेजस, कैसे देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया, उसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो आज भारत के देसी फाइटर जेट तेजस के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। दुबई में एयर शो चल रहा था, वहां तेजस फाइटर भी, जेट भी अपना करतब दिखा रहा था, लेकिन अचानक तेजस क्रैश हो गया। तेजस क्रैश होने की जो तस्वीर आई वो दिल दहला देने वाली। लोग हैरान भी हो रहे हैं क्योंकि तेजस भारत का कोई मामूली विमान नहीं है। तेजस भारत का दमदार देसी फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान को फोड़ने के लिए तैयार किया गया। तेजस वो विमान है जिसे खरीदने के लिए दुनिया के कई बड़े देश इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। ऐसे में तेजस के साथ यह हादसा होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या तेजस के साथ दुबई के एयर शो में कोई साजिश हुई या फिर ये हादसा ही है। क्योंकि दुबई के जिस एयर शो में तेजस के साथ हादसा हुआ, वहां चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी मौजूद थे। ऐसे में तेजस का क्रैश होना क्या इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। वैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों के फाइटर जेट क्रैश होते रहे, लेकिन तेजस का इस तरीके से एयर शो में क्रैश होना कई शक पैदा कर रहा है। क्योंकि दुबई में तेजस ने क्रैश होने से पहले अपना खूब जलवा दिखाया था। दुबई एयर शो में दुनिया भर की कंपनियां आई हुई हैं और उनके पास हाई एंड फाइटर जेट्स हैं और इन सब के बीच तेजस की भी खूब चर्चा हो रही थी। आपको तेजस क्रैश होने की एक एक तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि तेजस क्यों दुनिया का सबसे सेफ फाइटर जेट माना जाता है। तो दुबई में चल रहे एयर शो का आज आखिरी दिन था। दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर ये एयर शो हो रहा था और तेजस फाइटर जेट डेमो फ्लाइट की उड़ान पर था। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल खो दिया और तेजस एक झटके में नीचे आ गया। आप ये तस्वीरें देखिए जो बहुत ही भयानक है। तेजस सामान्य तरीके से पहले तो उड़ता दिखाई दे रहा है, अचानक वो नीचे आने लगता है और लोगों ने सोचा कि शायद ये किसी करतब का हिस्सा होगा, लेकिन देखते ही देखते 2 सेकंड के अंदर तेजस क्रैश हो गया। जैसे ही तेजस जमीन से टकराया, वो आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश का एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। तेजस जिस स्पीड से नीचे गिरा कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि यह हुआ क्या। अचानक नीचे रेगिस्तान में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल गया। एयर शो में आए लोग चीखने चिल्लाने लगे। जरा एक और तस्वीर देखिए, इसमें आप देखेंगे कि सेकंड्स के भीतर तेजस आसमान से कैसे नीचे गिरता है। यह बहुत ही भयानक वीडियो। क्रैश में तेजस के पायलट की मौत भी हो गई क्योंकि वो सही समय से जेट से इजेक्ट नहीं कर पाया। तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने के फौरन बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। क्रैश होने से तेजस जेट पूरी तरीके से नष्ट हो गया था और तेजस जेट के क्रैश होने के बाद एयर शो को रोक दिया गया। आप देखिए कि रनवे से लोग खड़े होकर देख रहे हैं। क्रैश साइट पर धुएं का एक बड़ा बादल, एक बड़ा गुबार दिखाई दे रहा है। हादसा कितना भयानक था वो इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। हादसे के बाद तेजस जेट की सिर्फ राख बची है और पूरा तेजस जेट जलकर खाक हो गया। तो दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होते ही एकदम हड़कंप की स्थिति हो गई। रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सबकी गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की पूरी मशक्कत की जाने लगी। बहुत मुश्किल से आग पे काबू पाया गया। दुखद यह था कि इस हादसे में पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों को एक बार यकीन नहीं हो रहा था कि तेजस क्रैश हो गया है।
क्योंकि दुबई एयर शो में ही तेजस ने ऐसे ऐसे शानदार करतब दिखाए थे कि लोगों ने दांतों तली उंगलियां दबा ली थी कि क्या शानदार फाइटर जेट। आप ये तस्वीरें देखिए, दुबई एयर शो में 19 नवंबर को तेजस ने अपनी पूरी क्षमता का जब प्रदर्शन किया था। तेजस फाइटर जेट के करतबों की इस समय इस शो में बहुत जमकर तारीफ हुई थी और इसी वजह से अब चर्चा हो रही है कि यह हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश वाला एंगल भी। दुबई एयर शो में मौजूद कई लोग तेजस क्रैश होने के चश्मदीद हैं। उनमें से एक चश्मदीद ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि एक शानदार शो चल रहा था, अचानक हुए हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। जिस तरह विमान नीचे आने से पहले मुड़ा, उसे देखकर पूरा यकीन है कि पायलट ने दर्शकों की जान बचाने की कोशिश की होगी। दुख की बात यह है कि पायलट खुद बाहर नहीं निकल सका। हमारी आंखों के सामने किसी की मौत हो गई। हमारा दुख ये जानकर और बढ़ गया कि वो एक भारतीय फाइटर जेट का पायलट था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रैश कितना भयानक था और लोग इस जो इसके चश्मदीद थे वो किस तरीके से इस घटना के बाद सदमे में थे। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश होने पर इंडियन एयरफोर्स ने भी स्टेटमेंट जारी किया है। एयरफोर्स ने कहा है कि एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में पायलट की मौत हो गई है। एयरफोर्स पायलट के परिवार के साथ खड़ी। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में पायलट की जान चली गई, जबकि क्रैश की स्थिति में पायलट खुद को अक्सर बाहर निकाल लेता है। क्रैश की हालत में पायलट की जान बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है और इसके लिए विमान में रॉकेट पावर्ड सिस्टम लगाया जाता है और इस सिस्टम पायलट की सीट के बिल्कुल नीचे होता है और क्रैश की स्थिति में पायलट इसे एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट होते ही पायलट एक जबरदस्त झटके के साथ विमान से बाहर निकल आता है और 30 मीटर ऊपर तक पुश हो जाता है। इस तरीके से पायलट क्रैश हो रहे विमान से एक तरीके से सुरक्षित बाहर निकल आता है। इसे ही आम भाषा में हम पायलट का इजेक्ट होना कहते हैं। बाहर आने के बाद पायलट पैराशूट के सहारे लैंड होता है और तेजस क्रैश में हो सकता है कि रॉकेट पावर सिस्टम डैमेज हो गया हो या उसमें भी कोई माल फंक्शनिंग हो गई हो या हो सकता है कि पायलट को इतना वक्त नहीं मिला कि वो इसको एक्टिवेट करके खुद को इजेक्ट कर सके। पायलट रॉकेट पावर सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाया होगा समय रहते और शायद इसी वजह से वो इस हादसे का उसमें शिकार हो गया। दुबई में जब तेजस क्रैश हुआ तो उस समय वो जी स्टंट कर रहा था, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। जब प्लेन बहुत तेज मोड़ लेता है, अचानक ऊपर नीचे जाता है, तब शरीर पर एक खास तरह का दबाव पड़ता है। इसी दबाव को जी फोर्स कहते हैं। ऐसे तेज मूवमेंट वाले करतब को जी स्टंट कहते हैं, क्योंकि कई बार एक ग्रेविटेशन के खिलाफ जाकर किया जाता है और इसमें आपके शरीर पर बहुत दबाव बनता है। जी स्टंट के दौरान शरीर पर इतना तेज दबाव होता है कि कई बार तो इसमें पायलट बेहोश तक हो जाता है। फाइटर जेट से कंट्रोल ऐसे में खो जाने का खतरा रहता है। तेजस का पायलट भी जी स्टंट कर रहा था और यह भी चर्चा हो रही है कि शायद जी स्टंट की वजह से ही पायलट ने कंट्रोल खो दिया हो विमान। हालांकि इसका पता जांच के बाद ही चलेगा। दुबई एयर शो में तेजस के जलवे से क्या परेशानी थी किसी को, क्योंकि दुबई एयर शो में तेजस को लेकर बहुत सारी फेक खबरें भी फैलाई जा रही थी। कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया और उनके बहुत सारे हैंडल्स ये खबर फैला रहे थे कि तेजस का ऑयल लीक हो रहा है। भारतीय फाइटर जेट की पोल खुल गई और इस तरह की कई बातें सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से लगातार फैलाई जा रही थी। हालांकि ये सब कुछ फेक न्यूज़ था। तेजस का ऑयल लीक नहीं हुआ था, बल्कि वो एक सामान्य ड्रेनेज प्रक्रिया थी। एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम के कंडेंस्ड वाटर की ड्रेनिंग की जा रही थी और उसी को उन्होंने कहा कि ये ऑयल लीक हो रहा है। ये प्रक्रिया उन इलाकों में होती है जहां नमी बहुत होती है। तो यानी तेजस के खिलाफ फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था और अब तेजस हादसे का जब शिकार हो गया है तो ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस हादसे के पीछे भी कोई साजिश है। जांच के बाद हालांकि इसका पता लगेगा, लेकिन तेजस ने जिस तरीके से बहुत कम समय में अपनी पहचान और नाम बनाया है, उससे इसके पीछे साजिश की किसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तेजस मेड इन इंडिया फाइटर जेट है।
और इसे बेहद सेफ माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। तेजस की डिमांड तेजी से ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है। तेजस का क्रैश होना इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि यह तेजस का सिर्फ दूसरा क्रैश है और इससे पहले 2024 यानी कि पिछले साल तेजस क्रैश हुआ था राजस्थान के जैसलमेर में, और क्रैश होने के बाद भी लेकिन पायलट पूरी तरीके से सेफली विमान से इजेक्ट हो गया था। यानी कि 24 साल के इतिहास को अगर आप देखेंगे तेजस का, तो सिर्फ 2 बार क्रैश हुआ है। 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी थी और तब से अब तक सिर्फ 2 हादसे हुए हैं, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस एक बहुत ही सेफ फाइटर जेट है। तेजस की हिस्ट्री और इसका सुरक्षित होना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, और यही वजह है कि तेजस MK-1A फाइटर जो जेट्स है उसकी ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ रही है। आप देखिए तेजस काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और शानदार परफॉर्मेंस वाला एयरक्राफ्ट माना जाता है। एक तेजस जो एयरक्राफ्ट है उसकी कीमत करीब 620 करोड़ रुपए होती है, और एक राफेल फाइटर जेट की कीमत तेजस से मतलब आप समझ सकते हैं कि कई गुना ज्यादा होती है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तेजस ने अपना जलवा दिखाया था। दुनिया के कई देश तेजस फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। साल 2022 में केंद्र सरकार ने बताया था कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, फिलीपींस, इंडोनेशिया और यहां तक कि अमेरिका की भी बहुत सारी कंपनियों ने तेजस में इंटरेस्ट दिखाया था। दुनिया भर में तेजस की डिमांड बढ़ रही है, कई देश ऑर्डर दे रहे हैं, और इसके बाद भी भारत ने अभी तक तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं की है। तो इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका भी है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि तेजस को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, वो तेजस के लिए इंजन मंगवाने के लिए अमेरिकी कंपनी GE से उसने सौदा किया है, जनरल इलेक्ट्रिक्स। और 2021 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने 99 इंजन के लिए 1 बिलियन का सौदा किया था, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजनों की डिलीवरी करने में बहुत देर कर दी। GE के मुताबिक सप्लाई चेन की समस्याओं की वजह से डिलीवरी में देरी हो रही है। लेकिन ये जो इस ऐसी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं जियो पॉलिटिक्स को, वो मानते हैं कि अमेरिकी प्रशासन के कहने पर यह अड़ंगेबाजी हो रही है और ये जानबूझकर डिलीवरी में देरी की जा रही है। अमेरिकी प्रशासन भारत के तेजस प्रोजेक्ट को प्रभावित करना चाहता है। हालांकि भारत के सख्त रुख के बाद GE ने इंजनों की सीमित आपूर्ति जरूर शुरू कर दी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, और इस वजह से भारतीय वायुसेना को भी तेजस विमानों की डिलीवरी प्रभावित हुई है, डिले हुई। तो ऐसा नहीं है कि फाइटर प्लेन क्रैश नहीं होते, और तेजस का क्रैश होना एक ऐसी बात है, एक ऐसी अनहोनी है जो कि आज तक हुई नहीं। बड़े बड़े देशों के आधुनिक और 5th जनरेशन जो सो कॉल्ड फाइटर जेट कहे जाते हैं वो भी क्रैश हो चुके हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिका का सबसे ताकतवर और सबसे शानदार फाइटर जेट F-35 है जो इसी साल अलास्का में क्रैश हो गया था। ट्रंप इसी फाइटर जेट का सौदा कई देशों के साथ कर रहे हैं। इसलिए तेजस का क्रैश होना एक ठीक है, एक सदमा है, एक झटका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी बात है कि जो कि अब से पहले कभी हुई नहीं और किसी दूसरे देश के साथ हुई नहीं। F-35 अब तक कई बार क्रैश हो चुका है। एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका के टेक्सास में F-35 जमीन से कुछ ही ऊपर उठा कि क्रैश हो गया। गनीमत रही कि पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया इसमें। अमेरिका का ही एक और फाइटर जेट है F-16, वो भी कई बार क्रैश हो चुका है। F-16 को अमेरिका ने कई देशों को बेचा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये तस्वीरें पोलैंड के F-16 की है जो इसी साल क्रैश हुआ। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के पास भी जो F-16 है वो भी क्रैश हो चुके हैं कई बार। ये तस्वीरें 2020 की है जब इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 विमान क्रैश हो गया था। इसी तरीके से फ्रांस में भी फाइटर जेट क्रैश होते रहे। इसी साल फ्रांस में एयर शो के दौरान 2 प्लेन आपस में हवा में टकरा गए थे और दोनों प्लेन क्रैश हो गए। फाइटर जेट्स के मामले में अमेरिका और चीन खुद को बहुत आगे समझते हैं। दोनों ही देश दावा करते हैं कि दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स उनके पास हैं। अमेरिका को F-35 और चीन को JF-17 पर बड़ा घमंड है, लेकिन इन दोनों का फाइटर जेट्स का अगर इतिहास देखेंगे तो पिछले 20 साल में F-35 31 से ज्यादा बार क्रैश हुआ है और चीन का JF-17 पिछले 10 साल में 4 बार क्रैश हुआ है।
जबकि भारत का मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट 24 साल में सिर्फ 2 बार क्रैश हुआ है। इसीलिए आप इनका अगर रिकॉर्ड देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो तेजस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार दिखेगा आपको। तो पाठशाला में अब अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं कि आटा चक्की में पीसकर बम बनाते आतंकी डॉक्टर और दिल्ली ब्लास्ट का सबसे खौफनाक खुलासा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कहां से मिल गई बम बनाने वाली मशीन और देश को आतंकी बनाने वाली साजिश के वो राज खुल गए जिसने एजेंसियों को भी एक बार भी चौंका दिया है। आतंकी डॉक्टर उमर तो दिल्ली में हुए धमाके के साथ ही उड़ चुका है, लेकिन टेरर मॉड्यूल में उसके साथ ही आतंकी डॉक्टर एजेंसियों की गिरफ्त में हैं और इनसे पूछताछ में दिल्ली टेरर ब्लास्ट को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सबसे खौफनाक खुलासा हुआ है जिसने सबको हिला दिया है, चौंका दिया है। जांच में पता चला है कि आतंकी डॉक्टर आटा चक्की में पीस कर बम तैयार कर रहे थे। सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये आतंकी साजिश कामयाब हो जाती तो कितनी बड़ी तबाही मच जाती इस देश में। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर एक खुलासे जितना हैरान करने वाले हैं उतने ही डराने वाले भी हैं। आज पाठशाला में आपको बताएंगे कि आतंकियों की बम बनाने वाली मशीनें कहां से मिली है और देश को दहलाने वाली आतंकी साजिश के कौन कौन से राज खुल गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अब तक की जांच में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का रिंग मास्टर, मास्टरमाइंड और सबसे बड़ा बमबाज कौन निकला है। तो अब तक की जांच में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के 3 सबसे बड़े आतंकी किरदारों पर बड़े खुलासे हुए हैं। आगे इन किरदारों पर हुए खुलासों की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले देखिए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में इनका रोल क्या था। तो पहला किरदार है मौलवी इरफान। ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का रिंग मास्टर था। इसे आतंकी डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी और देश भर में आतंकियों का नेटवर्क बनाने का पूरा जिम्मा इसी के पास था। जो दूसरा किरदार है डॉक्टर शाहीन, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड है और टेरर फंडिंग और डॉक्टर्स के ब्रेन वॉश की पूरी जिम्मेदारी इसने संभाल रखी थी। जो तीसरा किरदार है डॉक्टर मुजम्मिल, ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का बम मास्टर था। आटा चक्की को बम बनाने वाली मशीन बना दिया था इसने। विस्फोटकों का जखीरा जुटा रखा था इस शख्स। तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सबसे बड़ा खुलासा आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के रोल को लेकर हुआ है। मुजम्मिल को दिल्ली में ब्लास्ट से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर जांच एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को बम बनाने वाली मशीन को उसने बरामद कर लिया है। दिल्ली के पास फरीदाबाद से जांच एजेंसियों ने एक कैब ड्राइवर के घर से आटा चक्की और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब्त की है। जांच एजेंसियों के सूत्रों का दावा यह है कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने इसी आटा चक्की और इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मदद से धमाकों के लिए विस्फोटक तैयार किए। आतंकी मुजम्मिल इस आटा चक्की का इस्तेमाल फरीदाबाद में अपने किराए के कमरे में किया करता था और इसी कमरे से 9 नवंबर को यानी दिल्ली ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे विस्फोटक बरामद किए थे। जांच एजेंसियों के सूत्रों का दावा यह भी है कि आतंकी मुजम्मिल आटा चक्की का इस्तेमाल यूरिया को पीसने और केमिकल तैयार करने के लिए करता था और ग्राइंडर में यूरिया को पीसने के बाद वो दूसरी मशीनों में की मदद से उसको रिफाइन करता था और फिर उसी पाउडर में अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से लाए गए केमिकल को मिलाकर विस्फोटक बनाता था। आतंकी मुजम्मिल से पूछताछ के बाद जिस कैब ड्राइवर शब्बीर को हिरासत में लिया गया, उस कैब ड्राइवर ने ये आटा चक्की और मशीनें मुजम्मिल के किराए वाले घर में पहुंचाई थी। कैब ड्राइवर ने बताया कि मुजम्मिल ने अपनी बहन की शादी में गिफ्ट देने के नाम पर आटा चक्की मंगवाई थी और फरीदाबाद में उस कमरे के बाहर से हमारे सहयोगी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जिस कमरे में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने रोटी के लिए आटा चक्की बनाने वाली जो मशीन है उसको बम बनाने वाली मशीन बना दिया था। देखिए जब अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 500 की दूरी पे ये जो आपको मकान नजर आ रहा है जिसके ऊपर बाकायदा निशान बना हुआ है और इसको अभी आपको सील नजर आएगा। ये जो ताला है ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इस पूरे दरवाजे को बंद करके यहाँ पर सील किया गया है। इसी 15 नंबर जो कमरा है इसमें जो है वो लेकर आया करता था और यहीं पे उसको बाकायदा जो है वो उन यूरिया को बाकी जो विस्फोटक सामग्री है उसको बाकायदा वो पीसा करता था और उसके बाद उसको यहाँ से स्टोर किया करता था। तो अब सवाल उठता है कि जिस आतंकी मुजम्मिल ने मरीजों का इलाज करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई की, वो बम बनाने में इतना माहिर कैसे हो गया। इसको लेकर भी जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 1-2 नहीं बल्कि 200 वीडियो मिले हैं
और ये सारे वीडियो डिलीट किए जा चुके थे हालांकि, लेकिन जब इन्हें रिट्रीव किया गया, रिकवर किया गया, तो पता चला कि इन्हीं वीडियो की मदद से मुजम्मिल ने बम बनाने की पूरी ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि 200 में से 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग, बम बनाने के तरीके और केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए थे, जबकि जो बाकी के 120 वीडियोज थे उसमें आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाषण थे और ISIS से जुड़े आतंकियों के जहरीले भाषण थे। इसमें से कुछ वीडियो दिल्ली, यूपी, मुंबई और दूसरे राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाली जगहों के भी थे। मुजम्मिल के मोबाइल फोन से उसके और आतंकी उमर के तुर्की जाने और ISIS के आतंकियों से मिलने के भी सबूत मिले। अब इस बात व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जो मास्टरमाइंड बताई जा रही है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। डॉक्टर शाहीन की, आतंकी डॉक्टर शाहीन के मोबाइल फोन, बैंक खातों की जांच और उससे पूछताछ में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी बड़े खुलासे हुए। अब तक की जांच से साफ हो चुका है कि आतंकी संगठन जैश ने डॉक्टर शाहीन को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लिए फंड जुटाने और महिला ब्रिगेड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को जैश ने हैंडलर के जरिए सीधे फंडिंग उसको हो रही थी और इसके साथ ही वो गरीब मुसलमानों को सस्ता इलाज दिलाने के लिए अस्पताल बनाने के नाम पर भी चंदा जुटा रही थी। डॉक्टर शाहीन का काम फंड इकट्ठा करना और हैंडलर्स के भेजे पैसों को अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज और दूसरे आतंकी डॉक्टर्स के बैंक खातों की जांच में टेरर फंडिंग की फाइनेंशियल ट्रेल का पूरा खुलासा हुआ है। पता चला है कि इसके खातों में पिछले 7 सालों में 40 करोड़ से अधिक का संदिग्ध लेन देन हुआ है। कुछ खातों में हर 15 दिन में पैसे डाले गए और उसके अगले दिन जिस खाते में ट्रांसफर किए गए वहां से पैसे निकाल लिए गए। इसी तरीके से कुछ खातों में हर हफ्ते 2 से 3 बार 20 से 25 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन होने का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक इन खातों में बड़े अमाउंट के लेन देन का एक खास पैटर्न दिखता है, जैसे कि 1 लाख 1 रुपए, 2 लाख 1 रुपए जैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हर महीने 25 से 28 तारीख के बीच में किए गए। जांच एजेंसियों को शक है कि अमाउंट के साथ 1 रुपए मिलाकर लेन देन करना एक खास तरह के मैसेज देने का कोड भी हो सकता है। और जांच में यह भी पता चला है कि दिल्ली ब्लास्ट से 4 दिन पहले यानी कि 6 नवंबर को इनमें से कई खातों से एक साथ कई लाख रुपए निकाले गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया मौलवी इरफान अहमद ही वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का फाउंडर था जिसने कि इस इतने बड़े नेटवर्क को तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मौलवी इरफान ने यह भी कबूला है कि उसी ने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की जैश के हैंडलर हंजुल्ला से मुलाकात करवाई थी और उस मीटिंग के बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को तैयार किया था और फिर कई डॉक्टर्स को इस मॉड्यूल से धीरे धीरे करके उसने जोड़ा। मौलवी इरफान श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ है और सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद कश्मीर में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का स्लीपर सेल भी चलाता था और जैश के टॉप कमांडर्स के सीधे संपर्क में था। साल 2021 में मौलवी इरफान अल-कायदा से जुड़े संगठन अंसार गजवतुल हिंद से भी जुड़ गया था। तो पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताएंगे कि एवरेस्ट पर स्कीइंग, ग्लेशियर में बोटिंग, स्पेस से जंप, रोंगटे खड़े कर देने वाली वो तस्वीरें जिन्होंने की इतिहास रच दिया है। तो एडवेंचर की दुनिया भी बहुत गजब है। ऐसे अजब गजब कारनामे लोग कर रहे हैं कि आप तस्वीरें देखकर एक बारगी हैरान रह जाएंगे। आज आपको ऐसे ही गजब कारनामों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इतिहास रच दिया है। जैसे आप देखिए कि कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अजब गजब कारनामे कर रहा है, तो कोई जमा देने वाले ग्लेशियर में पहुंचकर जंप लगा रहा है, किसी ने बिना पैराशूट ही जहाज से छलांग लगा दी, तो किसी ने रोमांच के लिए ज्वालामुखी के ऊपर उड़ान भर दी। जुनून, जज्बे और हौसले के बल पर लोगों ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए जिसे अभी तक नामुमकिन समझा जाता था। दुनिया में पहली बार एवरेस्ट से ऐसी तस्वीरें आई जो रोंगटे खड़े कर देगी। जहां जिंदा पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है, वहां एक पर्वतारोही स्की करके वहां से ऊपर से नीचे चला आया। इसी तरह रोमांच के लिए तो कुछ लोग ज्वालामुखी के करीब ही नहीं पहुंचे, बल्कि विंग सूट पहनकर धधकते ज्वालामुखी क्रेटर से गुजर गए। वहां लोगों ने इसके अलावा बहुत सारे लोगों ऐसी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि
ऐसा ग्लेशियर जहां पर कि आप जाते ही एक तरीके से जम जाने का खतरा हो, वैसे ग्लेशियर में किसी ने नाव उतार दी और कुछ तो ऐसे जाबाज हैं जिन्होंने स्पेस से छलांग लगा दी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और उसे फतह करना दुनिया भर के पर्वतारोहियों का सपना होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के सैकड़ों वैसे तो रिकॉर्ड बन चुके हैं। कोई सबसे ज्यादा बार चढ़ा है, तो कोई सबसे कम उम्र में चढ़ा है, कोई सबसे तेजी से एवरेस्ट पर चढ़ा है और कोई बिना ऑक्सीजन के चढ़ा है। लेकिन पर्वतारोही आंद्रेज बारगिएल ने तो गजब ही कर दिया। वो न सिर्फ बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, बल्कि एवरेस्ट के टॉप से बेस कैंप तक स्कीइंग करके उतरे और एक नया इतिहास रच दिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर जिंदा लौटना भी बहुत एक तरीके से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आंद्रेज ने वहां पर स्कीइंग करके दुनिया को चौंका दिया। खास बात यह थी कि आंद्रेज बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के नीचे उतरे और इतनी ऊंचाई पर बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के अगर देखा जाए तो एक तरीके से जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। लेकिन आंद्रेज के जज्बे के आगे सारी चुनौतियां छोटी पड़ गई। नीचे उतरते समय आंद्रेज को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो कई बार बीच में रुके, अपना रूट चेक किया, शूज को ठीक किया, लेकिन आंद्रेज ने हार नहीं मानी। आंद्रेज को माउंट एवरेस्ट के शिखर से बेस कैंप तक पहुंचने में कुल 4 दिन और 4 घंटे लगे। इससे पहले 2018 में भी आंद्रेज कारनामा कर चुके हैं। वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 उससे भी बिना ऑक्सीजन के ही स्की करके उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति बन गए थे। तो आंद्रेज ने माउंट एवरेस्ट पर इतिहास रचा, तो एलियोन ने आर्कटिक के ठंडे समंदर में ऐसा कारनामा किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। एनियोल सेरासोल्सेस मशहूर कयाकर हैं और छोटी सी नाव में 2 पैडल के सहारे जब वो आर्कटिक की बर्फीली नहर में उतरे तो एक गजब ही हो गया। स्वालबार्ड आइसलैंड में सबसे ठंडे पानी में कयाकिंग करने का एक रिकॉर्ड बना है और इस दौरान उन्होंने 20 मीटर ऊंचे ग्लेशियर वाटरफॉल से अपनी नाव के साथ छलांग लगाई, जो किसी ग्लेशियर झरने में अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी कयाक ड्रॉप है। एनियोल और उनकी टीम को झरने तक पहुंचने के लिए दुर्गम बर्फीले इलाके में 11 किलोमीटर तक ट्रेकिंग करनी पड़ी। ग्लेशियर वाटरफॉल में कयाक ड्रॉप लगाना एनियोल का सपना था और ये सपना पूरा होने के बाद एनियोल ने कहा कि ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे ग्रह पर कयाकिंग कर रहे हैं। जो लोग इस तरह के स्टंट करते हैं वो सख्त ट्रेनिंग और सालों की मेहनत के बाद ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसीलिए इस तरह का स्टंट करना आम लोगों के बस की बात नहीं होती। पहाड़ और समंदर में अजब गजब कारनामे के बाद अब ज्वालामुखी से टकराने का हैरान करने वाला एक स्टंट देखिए। अनुभवी विंग शूटर और स्काई डाइवर सेबेस्टियन अल्वारेज, इन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया। सेबेस्टियन ने अपने विंग सूट की मदद से एक एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर से उन्होंने गुजरे और एक्टिव ज्वालामुखी के क्रेटर के ऊपर से उड़ान भरने का कारनामा पहले भी उन्होंने किया हुआ है, लेकिन सेबेस्टियन वो पहले शख्स हैं जो विंग सूट पहनकर ज्वालामुखी के अंदर गए और ड्रिफ्ट लगाकर वापस भी लौटे। इस दौरान सेबेस्टियन ने करीब 8 मीटर की ड्रिफ्ट लगाई, यानी वो ज्वालामुखी में 8 मीटर नीचे तक चले गए और उसके बाद सुरक्षित वापस आ गए। इससे पहले रॉबर्टा मैंसिनो ने भी ऐसा ही कारनामा किया था। सालों की ट्रेनिंग के बाद वो चिली के विलारिका पहुंची, जहां पर ज्वालामुखी के क्रेटर से निकलने वाले सल्फर वाले धुएं के बीच उन्होंने उड़ान भरी थी।